हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज। हम जीव विज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज देख रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो में हमने लगभग 18 क्वेश्चन देख लिए थे। इस वीडियो में हम 30 से 32 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और पीछे जितने भी कंपटीशन एग्जाम हुए हैं उन सभी में आए हुए क्वेश्चन भी इनमें शामिल किए गए हैं। ये सभी हल सहित हैं, इस कारण 100 से अधिक क्वेश्चनों को ये कवर कर रहे हैं। ये वीडियो जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, एसएससी, रेलवे, राजस्थान पुलिस और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे बाहर शायद आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला। पिछली वीडियो में हमने 18 क्वेश्चन देख लिए थे, तो आज का पहला क्वेश्चन यानी कि 19वां क्वेश्चन, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट है विटामिन ए, सेकंड है विटामिन बी, थर्ड है विटामिन डी और फोर्थ है विटामिन ई। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड यानी कि से, यानी कि जो विटामिन डी है उसे कहते हैं विटामिन और हार्मोन भी, जो कि मानव के मूत्र में पाया जाता है। इसके अलावा मछली के यकृत है उसमें भी विटामिन डी पाया जाता है। और हमने पीछे पढ़ा है कि हमारे शरीर में यकृत के द्वारा क्या होता है, विटामिन डी का संश्लेषण होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनिन का स्रावण करने वाला अंग है? ऑप्शन फर्स्ट है यकृत, सेकंड है आमाशय, थर्ड है वरक और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी आमाशय से रेनिन हार्मोन सिक्रेट रेनिन एंजाइम सिक्रेट होता है। रेनिन एंजाइम सिक्रेट होता है जो क्या करता है, दूध का पाचन करता है। यानी कि दूध के पाचन के लिए रेनिन एंजाइम की आवश्यकता होती है, और ये बच्चों में देखने को मिलता है, ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है रेनिन एंजाइम। वरक की संख्या देखें तो वरक यानी किडनी क्या होती है, प्रत्येक मनुष्य में 2 होती है, जो कि यूरिया का निर्माण करती है, जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है मनुष्य का। वरक की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है कि वरक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। या ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि वरक कौन सी संरचनाओं से बने होते हैं, तो ये संरचनाएं कौन सी हो जाएंगी, नेफ्रॉन हो जाएगी और वरक नलिकाएं हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह है, यानी कि वे अंग जो कि पहले तो हमारे पूर्वजों में कार्य करते थे लेकिन अब क्या हो गए, वो निष्क्रिय हो गए। तो कौन से अंग हैं जो कि मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं वो? तो ऑप्शन फर्स्ट है कर्मी रूपी परिसेशिका, आलिक्रेनन परवर्ध काकलिया। सेकंड ऑप्शन है बुद्धि दंत, जिसे हम अक्कल जाड़ बोलते हैं, स्तन ग्रंथिया, पटेला, कोक्सीवोन। थर्ड ऑप्शन है निमेषक पटल, कर्मी रूपी परिसेशिका, कर्णपेशिया, कोक्सी अस्थि। और फोर्थ ऑप्शन है रोम, कर्णपेशिया, पटेला, एटलस कशेरुक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड यानी कि से, निमेषक पटल जो कि आइज में, आँख में पाया जाता है, कर्मी रूपी परिसेशिका जो कि हमारी बड़ी आंत में देखने को मिलता है, जिसका कोई कार्य नहीं है वर्तमान में। कर्णपेशिया जो कि पहले के जो पूर्वज थे हमारे उनमें विकसित थी लेकिन अभी नहीं पाई जाती है, और कोक्सी अस्थि। ये सभी क्या हैं, मनुष्य में निष्क्रिय अंग हैं, जो कि पूर्वजों में तो विकसित थे, ये सक्रिय थे, लेकिन अब क्या हो गए, निष्क्रिय हो गए। देखो यहाँ पे अवशेषीय अंग की डेफिनेशन भी दे रखी है कि वे अंग जो हमारे पूर्वजों में कार्यरत थे लेकिन अब हमारे शरीर में इनका कोई कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनरुद्भवन किस में पाया जाता है? ऑप्शन है कॉकरोच में, सेकंड है खरगोश में, थर्ड है मक्खी में और फोर्थ है प्लेन एरिया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेन एरिया। प्लेन एरिया में क्या होता है, पुनरुद्भवन पाया जाता है। इनका मतलब शरीर को कितने टुकड़ों में खंडित कर दो, प्रत्येक टुकड़ा एक नए एनिमल्स को जन्म ले लेगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए कि सबसे अधिक पुनरुद्भवन किस में मिलता, तो भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लेन एरिया ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्क्योपटेरिक्स किसका संयोजक था? आर्क्योपटेरिक्स किसका संयोजक था? ऑप्शन है सरीसृप व स्तनी का, सेकंड है पक्षियों व स्तनी का, थर्ड है उभयचरों व स्तनी का और फोर्थ है सरीसृप व पक्षियों का। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें सरीसृप व पक्षियों का। संयोजक कड़ी थी आर्क्योपटेरिक्स, क्योंकि आर्क्योपटेरिक्स में
चोंच भी पाई जाती और चोंच में दांत भी मिल जाते और पीछे टेल भी मिलती थी, उसमें पंख भी मिलते। तो यानी कि पक्षी और सरीसृप का दोनों के गुण इसमें देखने को मिलते थे। इस कारण आर्क्योपटेरिक्स को क्या कहते हैं, सरीसृप व पक्षियों की संयोजक कड़ी भी कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समवर्ती अंग किसे कहते हैं या समवर्ती अंग का उदाहरण है। तो ऑप्शन फर्स्ट है चमगादड़ के पंख व तितली के पंख, सेकंड है मनुष्य के हाथ व घोड़े के अग्रपाद, थर्ड है तितली के पंख व मछली के पंख, और द है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा, चमगादड़ के पंख और तितली के पंख। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो पहले समरूप अंग या समवर्ती अंग एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। समरूप अंग या समवर्ती अंग वे अंग जिनका कार्य समान होता है, यानी कि एक ही कार्य करते हैं, लेकिन मूल रचना व भ्रूणीय परिवर्तन भिन्न भिन्न होता है। ये डेफिनेशन अच्छे से देख लें। वे अंग जिनका कार्य क्या होता है, समान होता है, लेकिन मूल रचना व भ्रूणीय परिवर्तन भिन्न भिन्न होता है, यानी उनकी उत्पत्ति अलग अलग होती है। उदाहरण है तितली, पक्षियों व चमगादड़ के पंख। तीनों के पंख क्या करते हैं, उड़ने का कार्य करते हैं, लेकिन इनका जो संगठन देखेंगे, इनकी मूल रचना देखेंगे, उत्पत्ति देखेंगे, तो वो आपको डिफरेंट मिलेगी। सेम इसी से संबंधित एक टर्म और आती है समजात अंग या होमोलोगस ऑर्गन। तो वे अंग जिनका कार्य तो भिन्न भिन्न होता है, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा समरूप अंग का, लेकिन इनकी मूल रचना व भ्रूणीय परिवर्तन समान होता है, यानी कि इनका कार्य तो अलग अलग मिलेगा, लेकिन इनकी जो रचना और भ्रूणीय परिवर्तन या उत्पत्ति है वो आपको समान मिलेगी। एग्जाम्पल हैं सील के फ्लिपर, घोड़े के अग्रपाद और मनुष्य के हाथ। ये तीनों क्या करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन इनकी रचनाएं क्या मिलती हैं, समान मिलती है। देखो यहाँ पे चित्र में भी दिखाए गए। तो इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी। तो ऑप्शंस हैं प्लेस्टोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन और ओलिगोसीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि प्लायोसीन है जिसमें मानव की उत्पत्ति हुई थी। और प्लायोसीन होता कौन से युग में, यानी कि जो सीनोजोइक एरा होता है उसमें प्लायोसीन युग आता है, यानी कि 70 से 60 मिलियन ईसा पूर्व मनुष्य का या मानव की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हार्मोनल रोग है, यानी कि ऐसा कौन सा रोग जो हार्मोन के कारण होता है या हार्मोन की कमी की वजह से होता है। ऑप्शन फर्स्ट है जुकाम, सेकंड है घेंगा, थर्ड है लेप्रेसी और फोर्थ है टीबी। तो इसमें देखो सबसे पहला जो है ये वायरस के कारण होता है, सेकंड घेंगा, ये आपका ऑप्शन सही होगा, यानी कि घेंगा है जो कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। और थायरोक्सिन हार्मोन किससे स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, और ये आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन में कमी आती है। फिर बात करते हैं लेप्रेसी। लेप्रेसी यानी कि जो कि कोढ़ या कुष्ठ रोग को बोलते हैं, कोढ़ या कुष्ठ रोग को बोलते हैं लेप्रेसी। ये होता किसके कारण, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु के कारण होता है, और इसके लिए MDT दवाओं का प्रयोग करते हैं। बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछ लेते हैं लेप्रेसी या कुष्ठ रोग का कारण क्या है। तो इसमें माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु होता है, और इसकी रोकथाम के लिए MDT मल्टी ड्रग थेरेपी दवाओं का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम क्षय रोग भी बोलते हैं। तो इसका कारण ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि टीबी कौन से जीवाणु के कारण होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, और इसके उपचार के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्विनिज्म क्या है। ये उद्विकास से संबंधित, यानी कि जब जीवन का विकास हुआ था उससे संबंधित सिद्धांत दिए गए थे, उनमें से एक वैज्ञानिक थे डार्विनिज्म। तो ऑप्शन फर्स्ट है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, सेकंड है जनन द्रव्य की निरंतरता, और फोर्थ है प्राकृतिक चयन, और थर्ड है प्राकृतिक चयन, और फोर्थ है उत्परिवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, यानी कि प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, जो कि डार्विनिज्म का मुख्य सिद्धांत था, इस कारण इसे डार्विनिज्म भी कहा गया। तो इसमें सबसे पहले चार्ल्स डार्विन की बुक, जिसका क्या नाम था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन द्वारा जाति की उत्पत्ति, ये चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का नाम था। जो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत वो लेमार्क ने दिया था, और इनकी बुक का नाम था फिलोसॉफिक जूलॉजिक।
उत्परिवर्तन सिद्धांत है, म्यूटेशन उत्परिवर्तन का सिद्धांत है, वो ह्यूगो ड्यूरिज ने दिया था और इन्होंने डेफिनेशन दी थी कि जीवों में जो अचानक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं उन्हें ही उत्परिवर्तन कहा जाता है और इन्हीं उत्परिवर्तनों के कारण नई जाति की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो जीव साथ रह रहे हैं, इनमें से एक को लाभ होता है, दूसरे को कोई लाभ न हो, तो वह क्रिया कहलाती है। यानी कि दो जीव साथ रहते हैं, उनमें से एक को तो लाभ हो रहा है लेकिन दूसरे को ना तो हानि हो रही है ना लाभ हो रहा है, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? तो ऑप्शन फर्स्ट है परजीविता, सेकंड परभक्षण, थर्ड है सहजीवी और फोर्थ है सहभोजिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहभोजिता यानी कि कॉमनसेलिज्म। तो सहभोजिता यानी कि एक को लाभ होता है, दूसरे को कोई लाभ नहीं होता है। सेकंड है परजीविता, पैरासिटिज्म, इसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को हानि होती है। थर्ड है परभक्षण, तो इसमें क्या होता है, एक जीव है दूसरे जीव को पूर्णतः भक्षित कर लेता है। जैसे जो मांसाहारी जंतु होते हैं वो अन्य जीवों को सीधे ही भक्षण कर लेते हैं, उनको पूर्ण रूप से खा जाते हैं। सहजीवी सिम्बायोसिस, इसमें क्या होते हैं, दोनों जीव है वो साथ साथ रहते हैं और साथ साथ रहते हुए दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। जैसे कि लाइकेन, उसमें शैवाल और कवक दोनों साथ में रहते हैं। तो ये 2-3 टर्म हैं, ये अच्छे से याद कर लेना, उनमें बहुत बार पूछे जा सकते हैं, एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं और इनकी डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि अपरदन की रोकथाम किससे संभव है? भूमि कटाव, तो ऑप्शन फर्स्ट है पुनः वृक्षारोपण, सेकंड है वनों के विनाश से, थर्ड है फसलों के प्रत्यावर्तन से और फोर्थ है चारागाहों के प्रबंध से। तो इसमें सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा कि हम लगातार पुनः वृक्षारोपण करें तो भूमि अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है डार्विन का सिद्धांत है, जो अभी हमने पीछे देखा था। फर्स्ट है योग्यतम की उत्तरजीविता, सेकंड है प्राकृतिक चयनवाद, थर्ड है उत्परिवर्तनवाद और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सही आंसर ऑप्शन ब हो जाएगा प्राकृतिक चयनवाद, और इसे ही हम योग्यतम की उत्तरजीविता भी कहते हैं। दोनों एक ही सिद्धांत से संबंधित हैं और उत्परिवर्तनवाद ह्यूगो ड्यूरिज ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरणों से कौन सी गैस रक्षा करती है? आएगा इसमें कौन सी गैस रक्षा करती है? तो ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है ओजोन, थर्ड है सल्फर डाइऑक्साइड और फोर्थ है फ्लोरीन। तो इसमें आंसर भी यहाँ पे गलत कर रखा है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि ओजोन जो गैस है ये सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी विकिरणें हैं उनको क्या कर लेती है, ऊपर ही रोक लेती है। इस कारण से पृथ्वी पर ये नहीं गिरती है और पृथ्वी के जो ऊपर पाए जाने वाले जीवों की रक्षा करती है। ओजोन परत में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है ओजोन गैस, वहाँ पर पराबैंगनी विकिरणों की सोख लेती है। नेक्स्ट है वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं, यानी कि जो वन पारिस्थितिक तंत्र है उनमें हरे पौधे क्या होते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट है मूल उत्पादक, सेकंड है मूल उपभोक्ता, थर्ड है अपघटक और फोर्थ है उत्पादक। तो सही आंसर हो जाएगा उत्पादक, यानी उत्पादक होते हैं हरे पौधे। उत्पादक भी होते हैं जो किसी पर निर्भर नहीं रहे, यानी कि ये जो हरे घास फूस हैं जितने भी, ये सभी उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है प्राथमिक उपभोक्ता, तो ये उत्पादक से सीधे भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि शाकाहारी प्राणी होते हैं ये, और ये सीधे क्या करते हैं, घास वगैरह खाते हैं, सीधे ही जो हरे पौधे हैं उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि बकरी, खरगोश, गाय, भैंस आदि। नेक्स्ट है अपघटक, जो मृत उत्पादक हैं और जो मृत उपभोक्ता हैं उनको क्या कर देते हैं, जटिल से सरल पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। और इनमें एग्जाम्पल हैं जीवाणु, विषाणु, यानी कि जो जीव मर जाते हैं उनको अपघटित करने का कार्य करने वाले जो जीव हैं वही अपघटक कहलाते हैं, जैसे कि जीवाणु, विषाणु, कवक आदि इसमें आते हैं। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन का क्या कारण है? देखो उत्परिवर्तन का सिद्धांत तो ह्यूगो ड्यूरिज ने दिया था। अब उत्परिवर्तन का कारण क्या है? तो ऑप्शन फर्स्ट है क्रोमोसोम में परिवर्तन, सेकंड है जीन में परिवर्तन, थर्ड है डीएनए में परिवर्तन, फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो यानी कि क्रोमोसोम में परिवर्तन हो सकता है, जीन में परिवर्तन हो सकता है, डीएनए में हो सकता है। तो ये सभी कारण हो सकते हैं उत्परिवर्तन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है इकोलॉजी, सेकंड है इकोतंत्र और थर्ड है
ऑटो इकोलॉजी, और फोर्थ है सिन इकोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि इकोलॉजी पारिस्थितिकी कहलाती है। किसी क्षेत्र विशेष में जैविक घटक व अजैविक घटक के संबंध को इकोतंत्र कहते हैं। यानी कोई भी क्षेत्र है उसमें जैविक घटक पाए जाते हैं, जैसे कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, एनिमल्स हो गए, ये सभी अजैविक घटक जैसे कि भूमि, जल, वायु, इन सभी को मिलाकर के उन्हें क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र या इकोतंत्र कहते हैं। जैविक घटक जिसमें हम सजीव, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि को शामिल करते हैं, जबकि अजैविक घटक जिसके अंदर प्रकाश, ताप, वायु ये आते हैं। ऑटो इकोलॉजी, केवल एक ही जाति के जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑटो इकोलॉजी कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटो इकोलॉजी किसे कहते हैं, केवल एक ही जाति की जब अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं ऑटो इकोलॉजी। नेक्स्ट है सिन इकोलॉजी, किसी क्षेत्र विशेष में पूरे जीव जंतुओं के समुदाय के अध्ययन को क्या कहते हैं, सिन इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्परिवर्तनवाद के प्रतिपादक हैं, तो ये हमने पहले देख लिया है। उत्परिवर्तनवाद के प्रतिपादक कौन है, ह्यूगो डीवरिज। तो इसमें जो डार्विन के बारे में पढ़ लिया, ये शब्द एक नया है मेंडल। तो मेंडल जो जिसका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें हम आनुवांशिकी का जनक भी कहते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आनुवांशिकी का जनक कौन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेलेंटोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ऑप्शन फर्स्ट है पक्षियों का, सेकंड है अस्थियों का, थर्ड है प्राइमेट्स का, और फोर्थ है जीवाश्म का। तो सही आंसर हो जाएगा इसका जीवाश्म का, यानी जीवाश्मों के अध्ययन को ही बोलते हैं पेलेंटोलॉजी। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन और पक्षियों आता है, तो पक्षियों के अध्ययन को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ऑर्निथोलॉजी किसे कहते हैं, पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, अस्थियों के अध्ययन को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनासोर का श्रवण काल किस महाकल्प को कहते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा काल है जिसमें डायनासोर सबसे अधिक मात्रा में विकसित हुए थे या अच्छा काल था उनका। तो ऑप्शन फर्स्ट है सीनोजोइक, सेकंड है पेलियोजोइक, थर्ड है आर्कियोजोइक, और फोर्थ है मीसोजोइक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, मीसोजोइक। मीसोजोइक ही महाकल्प था जिसके अंदर डायनासोर है, उनका श्रवण काल माना जाता है। इस काल के तीन उपकाल हैं, ट्रीसिएक काल, जुरासिक, क्रिस्टेशियस। ट्रीसिएक, जुरासिक, क्रिस्टेशियस। जो ट्रीसियस काल है वो सरीसृपों का काल कहा जाता है। देखो ये है डायनासोर का श्रवण काल मीसोजोइक, और जो क्रिस्टेशियस काल है ट्रीसिएक काल है जिसे सरीसृपों का काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी, तो ये भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि जीवन कौन से महाकल्प में उत्पत्ति हुई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट है प्री कैम्ब्रियन, सेकंड है प्रोटीरोजोइक, थर्ड है मीसोजोइक, और फोर्थ है सीनोजोइक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्री कैम्ब्रियन काल में क्या हुआ थी, जीवन की उत्पत्ति हुई थी। सीनोजोइक काल जिसे नवजीवी महाकल्प भी कहते हैं, नवजीवी या नवजीवी महाकल्प भी को बोलते हैं सीनोजोइक काल को। पेलियोसीन में स्तनपायी व पूछहीन बंदरों का विकास हुआ था। प्लेयोसीन जो काल था उसमें स्तनपायी व पूछहीन बंदरों का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे, यानी कि जो मानव का विकास हुआ है तो उसमें अलग अलग कंडीशंस आई थी मानव की। तो सबसे जो नज़दीकी जो माने जाते हैं अभिनव पूर्वज कौन से मानव को माना जाता है, तो ऑप्शन फर्स्ट है जावा मानव, सेकंड है पेकिंग मानव, थर्ड है क्रो मैग्नोन मानव, और फोर्थ है निएंडरथल मानव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, यानी कि क्रो मैग्नन मानव है जिसे आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की थी, तो ऑप्शन फर्स्ट है क्रो मैग्नोन मानव, जावा मानव, पेकिंग मानव, निएंडरथल मानव। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा क्रो मैग्नोन मानव, जिन्होंने चट्टानों पर सर्वप्रथम रंगीन चित्रकारी प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका है, तो ऑप्शन फर्स्ट है थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियमन, सेकंड है अग्नाशय ग्रंथि को सक्रिय करना, थर्ड है वृक्क की क्रियाशीलता को बढ़ाना, और फोर्थ है मस्तिष्क कोशिकाओं की सक्रियता के लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसमें सही होगा कि थायराइड ग्रंथि के कार्य के नियमन के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, जिसके कारण कि थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है।
नेक्स्ट है निम्न में से कौन आधुनिक मानव का निकट संबंधी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। कौन सा आधुनिक मानव का निकट संबंधी है। ऑप्शन फर्स्ट है ओरेगुटान, गोरिल्ला, गिब्बन, सिनेंथ्रोपस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोरिल्ला। गोरिल्ला जो कि आधुनिक मानव का निकट संबंधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस रोग गर्भपात कर सकता है। तो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस रोग गर्भपात कर सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है RH पॉजिटिव पति तथा RH नेगेटिव पत्नी। सेकंड है RH नेगेटिव पति तथा RH पॉजिटिव पत्नी। थर्ड है RH पॉजिटिव पति तथा RH नेगेटिव पत्नी। और फोर्थ है RH पॉजिटिव पति तथा RH पॉजिटिव पत्नी। तो ये देखो ब्लड की कंडीशंस दे रखी है कि मतलब सही आंसर तो सह हो जाएगा इसमें कि उस जो पति है उसका ब्लड कैसा है RH पॉजिटिव है और पत्नी का जो ब्लड है RH नेगेटिव है। तो अगर ऐसी कंडीशन होगी तो उसमें होने वाला जो बच्चा है उसमें एक रोग हो जाएगा और वो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस। और इस रोग में क्या होता है जो RBC वगैरह है वो क्या हो जाती है नष्ट हो जाती है। इस कारण गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ये होता किस कारण से है कि जो RH है एंटीबॉडी और ये RH नेगेटिव पत्नी के अंदर जाने से क्या हो जाता है एंटीबॉडी बन जाती है। ये एंटीबॉडी सीधे क्या कर लेती है उसकी जो बच्चा है उसकी RBC पर आक्रमण कर देती है और RBC को नष्ट करने लग जाती है। इस कारण से बच्चे की मृत्यु हो जाती है। लैंडस्टीनर और विनर ने रीसस नामक जो बंदर था उसमें RH कारक की खोज की थी। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि RH कारक की खोज किसने की थी। तो लैंडस्टीनर और विनर ने की थी रीसस नामक बंदर में। RH जिनमें RH कारक उपस्थित पाया गया उन्हें RH पॉजिटिव कहा गया। यानी कि वे व्यक्ति जिनके अंदर RH कारक पाया जाता है तो वो क्या कहलाए RH पॉजिटिव। और भारत में लगभग 97 यानी कि 97% व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें RH कारक उपस्थित होता है और जिनमें RH कारक अनुपस्थित था उन्हें RH नेगेटिव कहा गया जो कि भारत में लगभग 3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट है कॉपर, सेकंड मैग्नीशियम, थर्ड है आयरन और फोर्थ है जिंक। तो सही आंसर हो जाएगा इसका आयरन। आयरन धातु होती है जो कि हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। कॉपर है हीमोसाइनिन में मिलती है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाई जाती है। आयरन है उसकी कमी से अगर हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी हो जाए या ब्लड में आयरन की कमी हो जाए तो एनीमिया रोग हो जाता है जिसमें ब्लड की यानी रुधिर की कमी आ जाती है। इसे हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। नेक्स्ट जिंक है जो इंसुलिन की कार्यकी के लिए आवश्यक होता है। कॉपर है जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण व श्वसन के लिए आवश्यक होता है यानी कि हरित लोक में पाया जाता है। मैग्नीशियम और कॉपर है वो प्रकाश संश्लेषण व श्वसन के लिए आवश्यक होता है और इसकी कमी से डायबैक रोग हो जाता है। तो ये अच्छे से याद रख लेना कि कॉपर किस में मिलता है हीमोसाइनिन वर्णक में जो कि एनिलिडा संघ के जो जंतु हैं उनमें पाया जाता है। मैग्नीशियम हरित लोक में पाया जाता है। आयरन हीमोग्लोबिन में मिलता है और जिंक है वो इंसुलिन की कार्यकी के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर किसे दिया जा सकता है। तो इसका ऑप्शंस देखें A को, B को और थर्ड है AB को और फोर्थ है O को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा AB। तो एक बार इसको समझ लेते हैं इस चक्कर को तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें ब्लड ग्रुप अलग अलग बना रखे हैं मैंने AB और O। तो सबसे पहले A की बात कर लेते हैं। A है वो A से ब्लड ले सकता है और वो O से ब्लड ले सकता है। दे किसे सकता है ये सिर्फ AB को ब्लड दे सकता है। यानी कि A है वो खुद से ब्लड ले सकता है और O से ले सकता है और दे किसको सकता है सिर्फ AB को दे सकता है। अब B की बात कर लेते हैं। B है खुद से ब्लड ले सकता है और O से ब्लड ले सकता है लेकिन दे किसे सकता है सिर्फ AB को ब्लड दे सकता है। फिर AB की बात कर लेते हैं। AB सिर्फ खुद को ब्लड दे सकता है AB को ही। ले किसे सकता है ये A से ले सकता है, B से ले सकता है और O से ले सकता है यानी सभी से ब्लड ले सकता है। इस कारण इसे यूनिवर्सल रिसेप्टर यानी कि सर्वग्राही रुधिर समूह भी कहते हैं AB को। O की बात करें तो O सिर्फ O से ले सकता है, ये B को दे सकता है, A को दे सकता है और AB को भी दे सकता है, सभी को दे सकता है। इस कारण से इसे बोलते हैं सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर रुधिर समूह। तो इसका सही आंसर अब आपको अच्छी समझ में आ गया कि AB का रुधिर सिर्फ AB को ही दिया जा सकता है।
AB रुधिर समूह जिसे सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं, O रुधिर समूह जिसे सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं, AB रुधिर समूह जिसमें कोई भी प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, एंटीबॉडी नहीं मिलती है AB रुधिर समूह में। यानी कि हम जानते हैं कि जो 4 ब्लड ग्रुप हैं ये सभी एंटीजन के आधार पे इनका नामकरण पड़ा है। तो ए में ए एंटीजन होता है, बी में बी एंटीजन होता है, AB में कोई एंटीजन नहीं होता है, और ओ के अंदर AB में ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं और ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं होता है। तो इसी कारण से इसका नाम ए ब्लड ग्रुप हो गया, बी ब्लड ग्रुप हो गया, इसमें दोनों एंटीजन होते हैं तो इसका AB ब्लड ग्रुप हो गया और इसका O ब्लड ग्रुप हो गया। इनमें एंटीबॉडी की बात करें तो ए में ए एंटीबॉडी होती है, ए में बी एंटीबॉडी होती है, ए में बी एंटी, इसकी उल्टी हो जाएगी, ए में बी एंटीबॉडी होती है, बी में ए एंटीबॉडी होती है, AB में कोई एंटीबॉडी नहीं होती, कोई प्रतिरक्षी नहीं होती, जबकि O में A और B दोनों एंटीबॉडी होते हैं। यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि AB में कोई भी प्रतिरक्षी नहीं होता है, O में कोई भी प्रतिजन नहीं होता है, A रुधिर समूह में A एंटीजन होता है और B प्रतिरक्षी होती है, जबकि B रुधिर समूह में B प्रतिजन होता है, A प्रतिरक्षी होता है। इसी कारण से एक दूसरे का विपरीत ब्लड हम नहीं दे सकते इन्हीं एंटीबॉडी के कारण। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा लिंग संलग्न रोग है। ऑप्शन फर्स्ट है क्षय रोग, सेकंड है धनुजांगता, और स है वर्णांधता, और द है निकट दृष्टि दोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, यानी कि वर्णांधता, नाइट ब्लाइंडनेस, जो कि लिंग संलग्न रोग है। इसमें वर्णांधता, हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया ये 3 रोग हैं जो कि लिंग संलग्न रोग होते हैं। निकट दृष्टि दोष जो कि आइज से संबंधित है, इसमें पास की वस्तुएं साफ नजर आती है लेकिन दूर की वस्तुएं वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसमें होता क्या है कि नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाता है, फोकस दूरी घट जाती है, और इसके उपचार के लिए अवतल लेंस काम में लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन से लेंस को उपचार के रूप में काम में लेते हैं। तो अवतल लेंस से बनी हुई चश्मा का उपयोग करते हैं या ऐनक का उपयोग करते हैं। और एक दूरदृष्टि दोष होता है, उसके लिए उत्तल लेंस काम में लेते हैं, तो वो भी याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी। तो ऑप्शन फर्स्ट है श्वसन, रक्त स्पंदन, थर्ड है रक्त परिसंचरण, और फोर्थ है पाचन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त परिसंचरण, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीजन क्या है। तो ऑप्शन फर्स्ट है एंटीबॉडी के विपरीत, सेकंड है एंटीबॉडी का अवशेष, फोर्थ है एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक, और फोर्थ है एंटीबॉडी का परिणाम। तो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सही हो जाएगा कि जो एंटीजन है ये एंटीबॉडी के निर्माण के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, यानी एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में मादा युग्मनज का संगठन होता है। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है 22+X, सेकेंड है 22+Y, फोर्थ है 44+XX, और फोर्थ है 44+XY। यानी कि इसमें सही आंसर थर्ड हो जाएगा 44+XX। पूछा क्या है मादा युग्मनज का, तो मादा का हमें पता है कि XX होता है, तो 44+XX यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। तो 44XX 2 हो गए, 46 हो गए। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन आता युग्मज का पूछ लेता, युग्मक का, तो युग्मक मादा युग्मक का क्या हो जाएगा 22+X हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नर युग्मक का पूछे तो ये हो जाएगा 22+Y। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अंग रोगाणुओं का नाश करता है, यानी कौन सा अंग जो रोगाणुओं का नाश करता है और शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुलिस मैन या पुलिस रक्षक किसे कहते हैं, जो कि रोगाणुओं का नाश करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है टॉन्सिल, सेकंड है यकृत, थर्ड है वरक, और फोर्थ है लस्सी का उत्तक। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा यकृत। लीवर जो होता है ये क्या करता है रोगाणुओं का नाश करता है, पुलिस रक्षक कहलाता है। क्या कारण है, इसमें जो कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं जो भक्षकाणु प्रकृति की होती हैं और ये रोगाणुओं का सीधा ही भक्षण करके नष्ट कर देती है। इसी कारण से यकृत है जिसे हम शरीर का पुलिस रक्षक भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है।
टर्नर सिंड्रोम होता है। ऑप्शन फर्स्ट है एक्स जीरो, एक्स एक्स, थर्ड है एक्स एक्स वाई और फोर्थ है एक्स वाई वाई। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा एक्स जीरो, यानी कि इसमें एक गुणसूत्र की कमी आ जाती है। टर्नर सिंड्रोम जिसमें 45 गुणसूत्र ही पाए जाते हैं, टोटल कितने होते हैं 46 होते हैं, लेकिन एक गुणसूत्र की कमी हो जाएगी और ये लिंग गुणसूत्र में ही कमी आती है, यानी एक्स जीरो। तो ये सामान्यतः क्या होता है, मादा में होने वाला रोग है ये टर्नर सिंड्रोम, जिसमें 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है। इसके लक्षण है शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, स्तन ग्रंथियों का अभाव हो जाता है, जनन क्षमता में कमी आ जाती है, ये इसके लक्षण है। नेक्स्ट है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें गुणसूत्रों की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ जाता है, जिस कारण से गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है 47 हो जाती है। और ये किस में होता है, नर में होता है, मेल में। लक्षण क्या है, इसमें कुछ लक्षण महिलाओं के आ जाते हैं, स्तन ग्रंथियों का विकास शुरू हो जाता है, जनन क्षमता का अभाव हो जाता है। ये टोटल हमने दोनों वीडियो के माध्यम से 51 क्वेश्चन देख लिए हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट ज़रूर कीजिए, और कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं आपको कमेंट करके बताइए। और यदि अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।